बनारस विकास की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बनारस विनाश की ओर बढ़ रहा है। नाचने गाने का बड़ा मैदान बना देंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे, मॉल बना देंगे, होटल बड़े बड़े बना देंगे, और कॉरिडोर के नाम पर यही होगा। जब नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ के अधिकारी इस स्तर पर ऊपर आए हैं कि भाई हम लोगों को बेदखल करके, तो हम लोग मरने की इच्छा मृत्यु की मांग भी करेंगे कि भाई ठीक है, हम लोगों को मार दीजिए, आप हम लोगों का मकान गिरवा के यहाँ जो भी चाहे सो करिए। आप काल भैरव कॉरिडोर बना लें, आप विशालाक्षी कॉरिडोर बना लें, आप गौरी केदारेश्वर कॉरिडोर बना लें, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है विनाश के सिवा। आपके लोगों, अपने लोगों को आप केवल बेदखल कर दोगे, होगा क्या? जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कहा था कि अरे आप लोगों के और उनके लोगों ने, उनके जो चमचे लोग हैं ना, उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आपके 10,000 वोटों से कुछ नहीं होने वाला है। असामयिक मृत्यु हुई है यहाँ पे, और लोग भी मरने के कगार पर है। किसी का बीपी लो हो गया है, किसी का बढ़ गया है। अब कमल के फूल को ही नहीं कहेंगे, कमल का फूल लगता है सबसे बड़ी भूल हो गई है। गंगा जी साफ हो गई क्या? रोज गंगा स्नान करता हूँ तो आस्था न रहे तो पता नहीं कितनी बीमारी आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। बनारस में कॉरिडोर पे बड़ा चर्चा होता रहता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद बनारस में कॉरिडोर का काम शुरू हुआ और यहीं से ये बनारस उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। और काशी कॉरिडोर के बाद दूसरे कॉरिडोर की काफ़ी तमाम कॉरिडोर्स की चर्चा होने लगे हैं। काल भैरव कॉरिडोर, जगन्नाथ कॉरिडोर। तो हम अभी जगन्नाथ कॉरिडोर के इलाके में हैं। ये 80 का इलाका है, 80 घाट के पास ही है ये घर। चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो आम वासी हैं, उनका कहना है कि ये कॉरिडोर में आने वाला ये घर है तमाम। और लोगों का कहना है कि 300 घर हैं जो कॉरिडोर के तहत कॉरिडोर के अंदर आएगा। और ये सारे जो आशियाना है जो इन्होंने बसाया है इतने प्यार से, उसको तोड़ दिया जाएगा। विकास के नाम पे कहीं ना कहीं अंधी कहा जा रहा है कि अंधे तरीके से विकास को चलाया जा रहा है। विकास के नाम पे लोगों के घर, लोगों के जो प्यार से बनाए गए आशियाना हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ अभी जय नारायण मिश्रा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या यहाँ मोहल्ले में कभी किसी के कोई अभी तक नोटिस आया है, क्या किसी ने आकर के बताया है कि नहीं कॉरिडोर का काम अभी चलने वाला है या कुछ है, क्या कुछ है, हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करेंगे। काशी कॉरिडोर के बाद कहा जा रहा है कि बनारस का उद्धार हुआ है, बनारस विकास की ओर बढ़ रहा है। बनारस विकास की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बनारस विनाश की ओर बढ़ रहा है। काशी की संस्कृति को उजाड़ करके यहाँ के आस्था के प्रतीक जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि काश्याम मरणम मुक्ति, तो यहाँ मुक्त होने के लिए लोग आते हैं, निवास करते हैं कि यहीं प्राण न्यौछावर करके शिव साहिब को लोग प्राप्त हो जाए। लेकिन उस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल करके, यहाँ के मूल निवासियों को उजाड़ करके, यहाँ के मकानों को ध्वस्त करके एक काशी कॉरिडोर की परिकल्पना इन लोगों ने की है। इसके मूल में हैं सुनील भाई ओझा, जो भाजपा के बड़े नेता थे और वो अब नहीं हैं, दिवंगत हो गए हैं। लेकिन शाहपुरी परिवार और एक इन लोगों ने मिल करके एक फर्जी मुकदमा कायम कराया है। फर्जी मुकदमा कायम इसलिए कराया है कि एक पन्ने के कागज़ पर प्रेम नारायण नाम के आदमी ने एप्लीकेशन दिया है। प्रेम नारायण का यहाँ कोई एक बित्ता ज़मीन नहीं है, कोई किराएदार नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, कोई यहाँ इसका रिश्तेदार नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। वो रहने वाला है कलकत्ता, ब्लॉक नंबर 78 कलकत्ता। उसका यही पता दिया हुआ है जो उसने एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि न्यायालय से हम लोगों ने अपनी कॉपी निकलवाई है, उसमें देखा है तो कितना है। और उस फर्जी आदमी को खड़ा करके एसडीएम सार्थक अग्रवाल, कमिश्नर कौशल राज शर्मा और ये ट्रस्टी मंदिर की, क्योंकि इनको अपना मंदिर खाली कराना है, वहाँ से होने पर अगर कॉरिडोर बन जाता है तो यहाँ उनके आमदनी का एक बड़ा जरिया हो जाएगा। पर्यटक आएंगे, यहाँ से रेवेन्यू मिलेगा और ऐशो आराम के सब साधन जुटा दिए जाएंगे। पूरा ज़मीन नाले वाली 80 नदी वाली ज़मीन इनको मुफ्त में मिल जाएगी। हम लोगों को उसमें जो मुकदमा चला है वो नवंबर 23 में शुरू होता है, जनवरी 23 में। नवंबर में उसकी आख्या मांगी जाती है, तहसीलदार द्वारा भेजा जाता है लेखपाल को। लेखपाल ने अपनी आख्या देता है दिसंबर में। फिर जनवरी में वो नायब तहसीलदार को दिया जाता है, नायब तहसीलदार तहसीलदार को देते हैं, तहसीलदार एसडीएम सदर सार्थक अग्रवाल को देते हैं। वो मुकदमे की सुनवाई करते हैं।
उसमें सिर्फ जो है 2 लोगों को नोटिस दिया जाता है, जिसमें राम आधार सिंह हैं, नगवा के बड़े लैंडलॉर्ड हैं, और एक राजकुमार पटेल हैं। इन 2 लोग पेश भी होते हैं उस मुकदमे में। इन लोग अपना तथ्य और कागजात प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसको खाली करके उस पर 3337 आराजी नंबर है, जिसके मालिक बताए जाते हैं राम आधार सिंह हैं। उस मुकदमे के फैसले में 3308, 3302, 3303 ये 4 आराजी को 3 आराजी को और शामिल कर दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, इतने प्यार से कोई अपना आशियाना बनाता है, आशियाने को मतलब एक एक तिनका जोड़ करके कहा जाता है, और अभी के समय में तो और मुश्किल है। एक घर लेना बड़ा मुश्किल है और उसको बसाना और मुश्किल है। और अभी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर के नाम पे उस घर को उजाड़ दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। तो क्या आप लोगों को किसी ने नोटिस दिया अभी तक? कैसे पता चला है आप लोगों को अभी तक? हम लोगों को 9 फरवरी 2024 को जिस दिन उन्होंने फैसला दिया, उसके बाद ये एक मोबाइल पर ये न्यूज़ गूंजने लगी। फिर दिल्ली से ही हमको किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसी आदमी ने वो जो मैसेज था हम लोगों को दिया। फिर सारे लोगों को हम लोग जुटाए, अपने मोहल्ले के लोगों को, क्योंकि हम लोगों को तो अपनी अराजी भी मालूम नहीं थी। 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से हम लोगों के बाप दादा इस ज़मीन को लिए हैं और ख़रीद करके एक एक कमरा करके इतना बनवाए हैं। इसी तरह से हम लोग बचे हैं। करीब करीब सबकी यही कहानी है। किसी की 52 की रजिस्ट्री है, किसी की 54 की रजिस्ट्री है, किसी की 58 की रजिस्ट्री है, किसी की 60 की है, किसी की 64 की है। सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्री उनकी तहसीलदार के हस्ताक्षर से हुई है। मतलब आप लोगों के पास दस्तावेज हम लोगों के पास सारा है, उसके सारे कागजात हैं हम लोगों के पास। हम लोग नगर निगम में, नगर महापालिका, उस समय नगर पालिका हुआ करती थी, उस समय कुछ नहीं था, लेकिन 64 में हम लोगों के पास नक्शा है, उसका नक्शा पास कराया गया है। और हम लोग सारे कर देते रहे हैं, जो हाउस टैक्स है, सीवर टैक्स है, वाटर टैक्स है, बिजली का सारा चीज़, विकास शुल्क है, सारा कुछ हम लोग जमा करते रहे हैं। बावजूद इसके भी सार्थक अग्रवाल का तुगलकी फरमान जो जारी हुआ है, इस तुगलकी फरमान की जद में हम सारे लोग आ गए हैं। और हम लोगों को घर के टूटने के कारण जो है एक इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया कि समाचार सुन करके, सोच करके ही रूह कांप जाती है। अब तो आलम ये हुआ है कि यहाँ एक सुमारू सब्जी विक्रेता है, उसकी 72 साल की माँ कलावती को जब ये सूचना मिली तो उसका हार्ट फेल हो गया, मर भी चुकी है बुढ़िया। उसके पिता की हालत ख़राब है। किस तरह से पेट काट करके आदमी 2 कमरा 1 कमरा बनवा के गुजर बसर कर रहा है, और ज़मीन का भी पैसा दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ 1 नंबर में है। लेकिन ये आदमी सिर्फ षड्यंत्र का शिकार बना करके हम लोगों को बेदखल करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि ये ज़मीन खाली हो जाएगी तो यहाँ नाचने गाने का बड़ा मैदान बना देंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे, मॉल बना देंगे, होटल बड़े बना देंगे, और कॉरिडोर के नाम पर यही होगा। बड़े लोग आएंगे, यहाँ अपना सुख सुविधा का भोग करेंगे। और काशी की आध्यात्मिक शैली है, जो यहाँ का एक कहावत है कि चना चबेना गंग जल जो पूर्व में करतार, काशी कबहू न छोड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। ये केदारखंड का इलाका है और यहाँ से मरने से मुक्ति होती है लोगों को। तो हम लोग भी अभी यही हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ के अधिकारी इस स्तर पर उतर आए हैं कि भाई हम लोगों को बेदखल करके, तो हम लोग मरने की इच्छा मृत्यु की मांग भी करेंगे कि भाई ठीक है, हम लोगों को मार दीजिए, आप हम लोगों का मकान गिरवा के यहाँ जो भी चाहे सो करिए। क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट बदला है, ये सिर्फ गुजरातियों को बसाने और यहाँ के मूल लोगों को उजाड़ने, जैसा कि काशी विश्वनाथ में हुआ है। वहाँ पुराने लोग जितने बासिंदे, आप जो आदमी आज से 20 साल पहले काशी विश्वनाथ में गया होगा, वो भूल जाएगा कि हम किस रास्ते पर गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ से बाबा का दर्शन हुआ। क्योंकि वहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है। वहाँ होटल बन गए हैं, लान बन गए हैं, वहाँ शादी ब्याह हो रहा है, वहाँ पैसा हो रहा है, और दिन भर लोग यही जोड़ते हैं कि आज बाबा 2 करोड़ का मिलन कि 4 करोड़ का मिलन। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी ये लागू करना चाहते हैं। नाम उसका जगन्नाथ कॉरिडोर दे देंगे और उसके पीछे व्यापार करेंगे। मगर तो कहा जा रहा है कि ये संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, काशी को और अच्छा बनाया जाएगा, इस कॉरिडोर के तहत में संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा और काशी की जो असली रूप है उसको निखारा जा रहा है। और लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते थे, बड़ा सकरी गलियां रहती हैं तो उसमें नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब करके लोगों को धार्मिक की ओर बढ़ाया जा रहा है। ये गलियों का नगर रहा है, घनी आबादी रहा है, और घनी आबादी के साथ यहाँ की लोक संस्कृति के साथ अक्खरपना, फक्करपना और मस्त मौला का जीवन यहाँ का रहा है। ये काशी की जो अस्मिता है उसका ये विनाश कर रहे हैं और गुजराती संस्कृति यहाँ लागू करना चाहते हैं। असली मंशा इनकी ये है।
क्योंकि इसके पीछे तर्क ये है कि अगर ये लोग रहेंगे तो इन लोगों को परेशान करेंगे हम लोग, इससे बढ़िया है कि इन लोगों को उजाड़ दिया जाए और उन लोगों को आके बसा दिया जाए। क्योंकि यहाँ जितने भी विकास के काम हुए हैं सारे गुजरातियों ने किए हैं। कोई एक काम नहीं है जो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला हो, चाहे ठेका हो, चाहे विकास में जो भी, चाहे बिजली का, सड़क का, पत्थर का, जो भी हुआ है। इस चाहे क्रूज गंगा जी में देख रही हैं, अभी यहाँ गंगा जी में एक नहर बनाई गई थी पिछले साल। नहर के नाम पर 20 करोड़ रुपया लाट हुआ और गंगा जी जब बढ़ी तो ख़त्म हो गया नहर। 20 करोड़ रुपया। अच्छा, बालू का कारोबार हुआ, जितना वहाँ से बालू मिला सबको बेचते गए, अधिकारी और ठेकेदार मिल के काम किए हैं। उसी तरह से टेंट सिटी बनाया गया। टेंट सिटी भी वहाँ सिर्फ अय्याशी होती थी और कुछ नहीं होता था, मेरा अपना कहना है, क्योंकि मैं गया था, देखा था। मतलब 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया एक टेंट सिटी के कमरे का लिया जाता था एक रात रुकने के लिए। तो किसको पड़ा है कि जो बाबा का दर्शन करने आएगा बाबा का दर्शन करेगा कि टेंट सिटी में जाके अपना जो सुविधा का उपभोग करेगा। ये भी तो कहा जाता है ना कि पर्यटन से शहर का डेवलपमेंट होता है, शहर का विकास होता है। पर्यटक अगर आते हैं तो आपके शहर की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, ये भी तो है ना मगर। हाँ, तो वो तो पर्यटक के नाम पर तो ये कर ही रहे हैं। नाम है पर्यटक का और काम कराना है गुजरातियों के लाभ का, सीधा सीधा है उसका। अब उसमें मान लीजिए जो आज 100 आदमी भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं आते हैं, इतना चीज़ हो जाएगा तो बाहर के आने वाला पर्यटक यहाँ आएगा ना, कुछ न कुछ तो जगन्नाथ जी के नाम पर चढ़ाएगा, कुछ न कुछ 4 धाम यात्रा के नाम पर करेगा, कुछ न कुछ फूल माला चढ़ाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, कुछ वहाँ से उपहार देगा, जो एक संस्कृति है। लेकिन सिर्फ उसके नाम पर यहाँ के लोगों को उजाड़ देना, ये नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। अच्छा, आपका भी घर है इसमें, तो आपका भी घर आया है, चर्चा चल रही। कब से आप लोग रह रहे हैं? आपने जैसे बताया कि सन 52 से हैं हम लोग। सन 52 से हैं और सन 56 में ज़मीन ली गई थी, 58 में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। 58 और उसके बाद से हम लोग लगातार यहाँ 1 कमरा 2 कमरा बनता गया रहे, क्योंकि हमारे पिताजी भी यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संपादक थे विश्व पंचांग के। फिर उनके बाद मैं हुआ यहीं गांधी अखबार में उप मुख्य संपादक होकर रिटायर हुआ। मेरे बच्चे भी हैं, वो एक दिल्ली में हैं और एक यहाँ लड़की है हिंदुस्तान अखबार में है। ये हैं, इनके नाना जी का मकान था। नाना जी यहाँ बड़े व्यासपीठ के थे, उनको छोटे हनुमान जी कहा जाता था। और कथा के नाम पर उन लोगों ने, उनके पिताजी स्वर्गीय श्रद्धेय बैजनाथ शुक्ल जी ने ज़मीन खरीदी। फिर राम नारायण जी आए, राम नारायण जी के नाती हैं ये, फिर इनको ये मकान मिला और मतलब उनके नाना जी ने इनको दिया और दे करके रह रहे हैं और किसी तरह से इन लोगों ने बनवाया। मुआवजा भी तो मिलेगा ना, क्योंकि काशी कॉरिडोर में तो मुआवजा मिला है लोगों को। फैसले में सरकारी ज़मीन घोषित हो गई है, लिख दिया है फैसले में कि सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है। तो जब सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन हुई, तो सरकारी ज़मीन का मुआवजा कैसा? एक तीर से 2 निशाने हैं, इनको मुआवजा भी न देना पड़े, इनको बेदखल भी कर दिया जाए। दोनों चीज़ें हैं, वहाँ दिमाग लगाया गया है। ये ऐसे हटा दिया जाएगा। हाँ, यही है। अब क्योंकि उसमें हम लोग जब फैसला आया, फैसले के खिलाफ हम लोग गए SDM ऑफिस में, तो हम लोगों की एप्लीकेशन नहीं ली गई, हम लोगों की सुनवाई नहीं, कह दिया गया कि ऊपर का आदेश है इसलिए हम लोग जो है सुनवाई नहीं करेंगे। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इनको निर्देश दिया SDM को कि सुनवाई करें, इनको स्थगन दें, त्वरित गति से निर्णय लें। तब फिर सुनवाई हुई, 3 तारीख पड़ी, 3 तारीख पर हम लोग पेश हुए, 2 तारीख पर वो नहीं आए, 13 तारीख की डेट पर वो आए। हम लोगों के पक्ष रखा हमारे विद्वान अधिवक्ता जो है विष्णु पांडे जी ने और दूसरे ये राघवेंद्र पांडे जी ने, इन लोगों ने पक्ष रखा। अपना पक्ष रखने के बाद से उन्होंने अपने ही फैसले के खिलाफ स्टे भी दिया हुआ है। जिस अधिकारी ने हम लोगों को बेदखल करने का आदेश पारित किया है, उसी आदमी ने स्टे भी दिया है। और फिर 12 जून को हमारी सुनवाई है, वहाँ तारीख पड़ी हुई है। 12 जून को फिर हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो न्याय के पक्षधर लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग जब तक न्याय हमको नहीं मिलता है तब तक तो हम लोग लड़ेंगे ही। ठीक है मिश्रा जी, मैं थोड़ा आपसे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपका भी घर बता रहे थे सर कि आपका भी घर है। बड़ा ये तकलीफ़ है ना कि जब आप इतने प्यार से एक घर को बनाएं और इस घर को बनाने में इतनी मेहनत लगी हो और अभी अचानक पता चल रहा हो कि नहीं ये घर उजड़ने वाला है, तो क्या जहन में क्या चल रहा होगा? जहन में एक इनसिक्योरिटी कही जाए इंग्लिश भाषा की शब्द, और बिल्कुल लगता है कि हम है ही नहीं, हम लोग तो रोहिंग्या से भी गए गुजरे हैं, हम लोग तो इंट्रूडर्स हो गए उनकी भाषा में।
लेकिन हम अपने आप को, भगवान बाबा विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को विधिक नॉलेज जो दिया, विधिक ज्ञान दिया, उसके आधार पर और जो लड़ाई किए उसमें हम लोग को स्टे मिला है, जैसे कि आपके पूर्व वक्ता ने बताया है, और बड़े प्यार से स्टे मिला है। लेकिन जिस प्रकार से 2 महीने जिस ट्रॉमा में हम लोग रहे हैं वो हम ही समझ सकते हैं। और जैसे कई लोग अकाल काल के में कवलित हो गए, वो चले गए। कई लोगों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी हो गई है कि उनको बीपी की दवा, ब्लड दवा वो खा रहे हैं, एंजाइटी उनके अंदर हो गई है कि क्या करें क्या ना करें, बिना कसूर के, बिना नोटिस के। जैसे कि कभी अंग्रेज़ों के शासनकाल में रॉलेट एक्ट आया था, और उसी प्रकार से। और बड़े मज़ेदार बात है कि जो उन्होंने ग्राउंड दिया है 1291 फसली का, अर्थात 1883 के आधार पर उन्होंने कहा कि ये भूमि सार्वजनिक भूमि है, बल्कि 1359, 1365 फसली को नहीं, 56 फसली को नहीं माने, अर्थात 1952 के रूलिंग को नहीं मांग रहे हैं। ये हमारे डीएम साहब, हमारे मंडलायुक्त साहब और हमारे एसडीएम साहब, उनके आदेश के अनुसार ये बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है, मतलब कि सरकार के पास कोई कागज़ नहीं है, और ये सरकार का ये तर्क था, मतलब एसडीएम साहब का तर्क था कि हमारे पास 1359 फसली और 1356 फसली के कागजात जीर्ण शीर्ण हो गए, इस कारण हमको 1291 फसली का ही आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश देना पड़ रहा है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि 1883 में कहीं कोई स्थिति नहीं है। 1883 में तो साहब बर्मा, भूटान, बांग्लादेश तो आज 71 में स्वतंत्र हुआ है। आप चाहें तो पूरा का पूरा आप इसी आदेश पर पूरा का पूरा देश प्रायद्वीप ले सकते हैं, है ना। और अगर इसी आदेश को देखा जाए तो 1883 के हिसाब से बनारस में बचा कौन? बनारस में बचा ही कौन? और इन्होंने साफ इनके पास जुडिशियल नॉलेज नहीं है, जुडिशियस एक्टिविटी नहीं है। भले ही लाल बहादुर शास्त्री संस्थान से उन्होंने आईएएस ट्रेनिंग ली है, लेकिन इनके पास बिल्कुल लगता है कि विधिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर विधिक ज्ञान होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय की उस आदेश का वो परिपालन करते जिसमें लिखा गया है कि किसी कीमत पर आपके पास कागज़ नहीं तो 1952, 1883 नहीं, 1952 या 1950 को ही माना जाएगा। एक मानक है 1950 जी, क्योंकि उसी समय जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था। और जिस ज़मीन पर हम लोग काबिज हैं, जिस ज़मीन पर हमारा स्वामित्व है, वो हमारे पूर्वजों ने जिनसे स्वामित्व प्राप्त किया था, वो भूमिधरी थे, नंबर 1 की भूमिधरी थे, जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज, अर्थात एसडीएम साहब के, हाँ, जो आप कह रहे एसडीएम साहब के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये इन लोगों ने केवल और केवल एक प्रकार से जो काल्पनिक वाद लाकर हम लोगों को केवल और केवल परेशान किया है और अपनी मनसा को जाहिर कर दिया है। बनारस में ऐसा कहा जाता है कि कई सारे ऐसे घर हैं जो दान में मिले हैं, कई सारे ऐसे मोहल्ले हैं जो सरकार की हैं। मतलब अगर इसको आप लोगों का भी घर कहा जा रहा है कि सरकारी है या सरकार की ज़मीन पे है, आपके कहने का मतलब यही है? ना, हमारे कहने का मतलब, हमने सरकार से दान नहीं लिया, ना सरकार की भूमि है ये। नहीं, सरकार जो कह रही है आप लोगों को, क्या वो गलत कर रही है, उनकी गलत बयानबाजी है। उनकी मनसा जाहिर हो गई है कि ये न किन प्रकार हमारी ज़मीन को सार्वजनिक भूमि संपत्ति घोषित करके उस पर कब्जा कर लें, उस पर उसका अधिग्रहण कर लें। लेकिन अधिग्रहण का भी तरीका नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2024 में ही आर्टिकल 301 के अंतर्गत जो निर्वचन दिया है 7 खंडों में, उसका पूरा का पूरा ये वायलेशन कर दिए, उन्होंने उल्लंघन कर दिया है ना। और इस कारण ये खुद ही ये केवल और केवल ये हम लोगों को परेशान करने वाले तत्व हैं। ये शासन के ऊपर एक धब्बा का काम इन्होंने किया है। काशी कॉरिडोर में जितने लोगों के घर टूटे उनको मुआवजे दिए गए और लोग शायद खुश भी थे उस मुआवजे को लेकर के। क्या यहाँ जगन्नाथ कॉरिडोर भी बनेगा तो क्या मुआवजे की भी बातें चल रही हैं आप लोगों को लेकर? ऐसा है कि जब मुआवजे की बात तो सबसे लास्ट में आती है। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदें, है ना, किसी संपत्ति को लें, उसके बदले में कुछ आप कंपनसेशन करें, वही मुआवजा अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। हम नहीं देना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। सरकार के भी हिम्मत नहीं है कि हमको मुआवजा देने के बावजूद भी हमको हमारी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं। ये सेट रूल है ये। और जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का मुआवजा लिया होगा वो किसी दूसरे धरती के रहने वाले लोग होंगे। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, हमारा जीवन इस काशी में, अगर मैं जीवन पहला श्वास लिया इस काशी में, तो इस उद्देश्य से लिया है कि हमारी जो अस्थि भी है
काशी के ही गंगा में विसर्जित हो जाए। इसलिए हमको मुआवजे की आवश्यकता नहीं है साहब। जिस प्रकार से पी रतिनाम और अरुणा रामचंद्रन सानवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में है ना यूथेनेसिया की बात की जा रही है, स्व इच्छा मृत्यु की बात की जा रही है, तो यहाँ काशी में योग मोक्ष की नगरी है ना। मुक्त जन्म महियान ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी यही कसन। हमारे पूर्वजों ने यहाँ आमोद प्रमोद के लिए अपने आप को यहाँ स्थापित नहीं किया था। हमारे पूर्वजों ने इस लालसा से, और यहाँ जो रहने वाले काशीवासी हैं इसी लालसा से यहाँ रहते हैं कि अंतिम में इनको मोक्ष प्राप्त हो। नहीं, मगर आप लोग अगर नहीं छोड़ेंगे, नहीं हटते हैं, तो फिर सेकंड क्या? सेकंड कुछ नहीं, सेकंड सरकार जाने, हमको क्या, हमको तो रहना ही है। हमारी तो लीगल लड़ाई चल रही है और हम किसी मठ मंदिर के ऊपर कब्जेदार नहीं हैं। हम किसी मठ मंदिर के अंदर घुसे नहीं हुए हैं, स्पष्ट बात है। सरकार कॉरिडोर बनावे, हमने कहा तो आप एक्साइज चीन तो खाली है साहब, जिसको हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरे वो तो ज़मीन बेकार है, बंजर ज़मीन है, वो सबसे सार्वजनिक भूमि ज़मीन है, उसी भूमि पर आप क्या कर लीजिए, उसी एक्साइज चीन पर कॉरिडोर बना लीजिए। आप भी चाइना के साथ एक संधि कर लीजिए, दोनों लोग को फ़ायदा मिल जाए। कई ऐसी जगहों पर है, जैसे पीओके की बात कर रहे हैं हमारे प्रधान गृह मंत्री कर रहे हैं, आप सीधे सीधे वो भी तो ले लीजिए, पीओके लेके वहाँ कॉरिडोर बना लीजिए। करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपने बनाया ना, पाकिस्तान के साथ संबंध बना के करतारपुर बनाया। काशी कॉरिडोर की नगरी नहीं है, काशी गलियों की नगरी, और विथ ड्यू रेस्पेक्ट काशी सकरी गलियों की नगरी नहीं है। काशी ढूंढे प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। प्रयाग काशी में घूम घूम के दर्शन करना चाहिए, इसलिए काशी की परिरक्षा है। काशी में आमोद प्रमोद का स्थान बना के आप थोड़े देर के लिए, आपने भी वो देखा होगा ना, कोरोना का काल, सारा पर्यटन अपने आप ध्वस्त हो गया था ना। कितने लोग पर्यटन कर रहे थे 2 साल तक, उसके बाद इंडस्ट्री कहाँ चली गई थी? क्या आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रीज बूम करेगी, उसके बाद फिर कोलैप्स कर सकती है? कितने लोग इंडस्ट्रीज़ पर चल रहे हैं, पर्यटन इंडस्ट्री पर चला रहे हैं। हमारी भारत की संस्कृति और भारत की जो इकोनॉमी है कृषि प्रधान है, उस पर आप ध्यान करें, फोकस करें हमारे साहब। 2024 लोकसभा चुनाव और लास्ट बनारस का था, कई सारे मीडिया चैनल यहाँ पे पहुँचे थे और कई सारे नेता मंत्री, तमाम वर्ग के नेता लोग थे। तो क्या कभी आपकी जो मीडिया इधर नहीं आई कि हाँ क्या कॉरिडोर का काम चल रहा है, यहाँ के लोगों से बात करें? कोई आवाज़ नहीं उठाया आप लोगों को? देखिए, कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के मीडिया कर्मी हैं, वो तो फिलहाल अभी तो हमारे संज्ञान में नहीं है। कुछ इक्के दुक्के लोग, जैसे दवायर की आई थी, तो उन्होंने परसों ही लिया था, तो बिल्कुल लिया था दवायर, वो भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रही हैं। लेकिन जो बड़ी मीडिया चैनल है वो नहीं आई है। उन लोगों को जानबूझ के हटाया गया है या कोई रेस्ट्रिक्शन है, एक अलग बात है। मैं उधर न जाना चाहूँ, मैं आपका सीधे सीधे जवाब दूं कि वो लोग नहीं आए हैं। और ये मुद्दा बड़ा शालीन मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, आप इसको समझिए। आप काल भैरव कॉरिडोर बना लें, आप विशालाक्षी कॉरिडोर बना लें, आप गौरी केदारेश्वर कॉरिडोर बना लें, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है विनाश के सिवा। आपके लोगों, अपने लोगों को आप केवल बेदखल कर दोगे, होगा क्या? अपने लोगों को बेदखल कर दोगे तो होगा क्या? आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। काशी की संस्कृति के बारे में बताने वाला काशीवासी होगा, काशी को जीना काशीवासी सिखाएगा, कोई बाहर से आयातित नहीं आएगा, कोई बाहर से आयातित नहीं आएगा। यहाँ लोग सुख सुविधा के नाम पर, आप बताइए 2013 में क्या हुआ? पर्यटन का जो सबसे विद्रूपीकरण हुआ घाटी में, हमारे केदार घाटी में कितना बड़ा जलजला आया था, सारे के सारे इंडस्ट्रीज ध्वस्त हो गए। और कुछ नहीं, अभी कुल्लू मनाली में क्या हुआ है, कुछ ही ने कुछ महीनों पहले देख लीजिए जिस प्रकार से सारे के सारे। और अभी जोशी मठ, ऊखी मठ देखिए ना क्या स्थिति है। आप, हाँ, जोशी मठ की स्थिति शंकराचार्य कई बार आगाह कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन का जो आप दोहन कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों का आप दोहन कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों के जो देवता हैं आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप भले माने ना देवी देवताओं को, उसी प्रकार से ना माने जिस प्रकार से करंट को ना माने, अब बिजली के करंट को ना माने, लेकिन लगेगा तो लगेगा ही लगेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ का काशी का कण शंकर और काशी के रहने वाले भगवान शंकर और पार्वती के स्वरूप है। उनके शरीर में जरा सा भी एक कष्ट का आभास होगा तो भगवान शंकर तुरंत संज्ञान लेंगे, तुरंत नोटिस लेंगे। बड़े बड़े नेता, राजनेता धूल धूसरित हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये एक विधिक
लड़ाई के साथ साथ एक असली धार्मिक लड़ाई है, धर्माभास की लड़ाई नहीं है। धर्म के नाम पर पर्यटन नहीं होना चाहिए, और पर्यटन एक अलग संस्कृति है। पर्यटन करना है तो अब दुबई में चले जाइए ना, दुबई तो पर्यटन अपने आप को, जो उनका पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, सऊदी में जो पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, उन लोगों ने उसको पर्यटन इंडस्ट्रीज़ बना दिया है। लेकिन यहाँ काशी में अभी भी संस्कृति जीवित है, पुरानी, पूरे सभ्यता का पुराना एक नगर है। उसको मत, अगर आपको बहुत बढ़िया बनाना है तो ज़रा रोम से देख लीजिए। रोम में कुछ टूटा क्या? रोम में कुछ एक भी चीज़ हटी क्या? वेटिकन सिटी कहीं में, उसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हुआ क्या? अच्छा, मतलब ये बड़ा तकलीफ दे है ना कि आपको पता चले कि आपका घर कुछ दिनों में देखिए वो तकलीफ है इसलिए कि बिल्कुल हमको आशंका, लोगों को रात में हम लोग को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे माननीय उच्च न्यायालय का, बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे उच्च न्यायालय का और रूलिंग का, कि रूलिंग ने साफ साफ कह दिया है 1291 फसली लागू नहीं होगी और स्ट्रेंजर कैन नॉट बी सू। ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की का अवहेलना कर दिया जाए तो बात अलग ही है। आप चाहें तो अब दबंगई गुंडई की बदौलत हटाना चाहें तो भी तो हम लोग तो मरने वाले हैं, हम मरनेंगे, मारेंगे स्थिति है। आप जानबूझ के हम लोग को उद्वेलित कर रहे हैं। हम लोग आपके सामने, हमारी 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ जो होने वाली वो भी भाजपा की ही समर्थित हैं। हम लोग जीवन भर भाजपा जनसंघ को हम लोगों ने वोट दिया है। लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया हाँ, हमेशा। उसका हरदम बीजेपी का समर्थन किया है। लेकिन अब मन इतना टूट गया है कि अब आज शाम को गंगा जल ले आकर गंगा जी में रोज़ मैं स्नान करता हूँ, गंगा में जाऊँगा, गंगा में संकल्प करूँगा, वीडियो बनाऊँगा अपने प्यारे दुलारे लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि आज वो मौन भी तोड़ेंगे अपना, परसों मौन तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे मौन। मैं पूछूँगा, मैं मैसेज करूँगा कि साहब ऐसा मत करिएगा। अब तो गंगा जल लेके बोल रहा हूँ कि सचमुच हम जयचंद नहीं हैं, हम विभीषण हैं, भगवान राम के भक्त और भगवान राम के प्रिय सखा विभीषण हम लोग हैं, जिसके आप लोगों की जो रावण नीति है उस कारण हम लोग आहत होकर आपकी स्वर्णमयी पर्यटनमयी लंका को छोड़ रहे हैं, और इस कारण आपका भी साथ छोड़ रहे हैं। आपके ही और हमारे चहेते जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि अरे आप लोगों के और उनके लोगों ने, उनके जो चमचे लोग हैं ना, उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आपके 10,000 वोटों से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग भी संकल्प कर रहे हैं शाम को कि हम लोग देख रहे हैं कि आपके 10, ठीक है हम लोग गिलहरी हैं, हम 10,000 वोट से भी हम लोग चाहेंगे कि आपको डेंट कर दें। हम 1 वोट भी अब आपको नहीं देने वाले हैं साहब। अच्छा, आप लोगों को बोला गया था कि मतलब नेता तो आए होंगे बीजेपी के तमाम यहाँ पे वोट के लिए? हमारे सौरभ श्रीवास्तव कैंट के विधायक, बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे सुलझे व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोगों के दुख दर्द को, इस व्यक्तिगत दुख दर्द को वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो सचमुच हमारे दुख दर्द को समझते तो हमारे साथ बैठ जाते धरना पर, और जब तक नहीं उठते जब तक कि ये आदेश क्वैश नहीं हो जाता, है ना। इन लोगों को जो नौकरशाही लोग हैं, नौकरशाह लोग हैं, उनको दंड न मिल जाता। लेकिन इन लोगों की तो मिली भगत समझ में आती है, अपने आप का हाथ पल्ला छोड़ देते हैं। इसलिए सीधी सीधी बात है मैडम, ये यही कहना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी को खुला वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि अब हो गया, हम लोगों का मोह भंग हो गया। हम किसी पार्टी विशेष में नहीं जाने वाले, लेकिन आपका विरोध हम लोग पुरजोर करेंगे। और आप लोगों ने कहा है कि आपके 10,000 वोटों से हमारा कुछ नहीं होगा, तो आज हम लोग 10,000 वोट का कल प्रयोग कर लेंगे। ये आपको तो नहीं देने वाले साहब, इसलिए नहीं देने वाले कि आपके अंदर जो 2 चीज़ नाकामियाँ आ गई कि आपके नौकरशाही आपके ऊपर हावी हो गए हैं। आप नौकरशाहियों की आंख से देखते हैं। आप हमारे प्रिय सांसद रहे हैं, आपको 2-2 बार हम लोगों ने यहाँ से चुन के भेजा है और आप प्रधानमंत्री हुए हैं। एक पार्षद, एक सांसद के तौर पर हम लोगों का दुख दर्द आप नहीं समझ पाए हैं, और इसलिए हम लोग के अंदर बहुत निराशा है आपके प्रति, बहुत निराशा आपके प्रति है कि साहब एक सांसद का धर्म आप नहीं निभा पाए। आप प्रधानमंत्री का धर्म निभा सकते हैं, आप इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेता का धर्म आप निभा सकते हैं, लेकिन एक सांसद का जो धर्म है आप नहीं निभा पा रहे हैं। और सांसद का मुख्य धर्म ये होता है कि अपने लोगों को, जनता जनार्दन, अपने क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपनी आँखों का तारा समझे। हम लोग विधिक व्यक्ति हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हम लोगों ने किसी धार्मिक संस्थान के ऊपर कोई कब्जा नहीं किया है। हमारे पूर्वजों ने अपने संपत्ति को जोड़ जोड़ कर, 1-1 रुपये को जोड़ जोड़ कर
काशी वास करने के लिए, काशी में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये 2-3 कमरे का, 5 कमरे का एक घर बनाया, आशियाना बनाया, और उसको आप तोड़कर चाहते हैं कि आप आमोद प्रमोद का साधन बना दें। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट हमारे प्यारे दुलारे रेस्पेक्टेड हमारे प्रधानमंत्री जी, इस बार आपको हम वोट नहीं देने जा रहे हैं। धन्यवाद। हमारा नीरज पांडे नाम हुआ, यहीं 80 से ही हैं हम। इसमें अभी बहुत रिसेंटली ये जगन्नाथ कॉरिडोर का मामला चला है यहाँ, जिसमें जो है करीब 300 मकान जो है, मतलब इस चक्रव्यूह में जो है षड्यंत्र के साथ जो है, अब ये यहाँ के जो प्रशासनिक स्तर पे ये कार्रवाई हुआ है, जिसकी संज्ञान जो है हम लोग पीएमओ ऑफिस से लेके सीएमओ ऑफिस और अन्य प्रशासनिक और जो सरकार में बैठे बड़े नुमाइंदे हैं, उनको सारे चीज़ों का जो है, मतलब हम लोगों ने जो है इन परिस्थितियों का जो है पत्रावली देते हुए उनसे हम लोग बहुत आशान्वित है कि हम लोगों का जो है उनके तरफ से कोई सहयोग होगा। प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो है यहाँ विधायक जी से भी इन सब चीज़ों को जो है रखा, अपना आक्रोश, अपना जो भय मुक्त आक्रोश था वो हम लोगों ने जाहिर किया। उन्होंने लिखकर पत्रावली भी दिया, लिख के दिए कि हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन उसके उपरांत जो है किसी प्रकार का न तो यहाँ कैंपेन हुआ, जबकि हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ भाजपा को समर्थन देने वाले व्यक्ति थे। 2014 से लेके आज तक, या जब से भाजपा यहाँ जीतती रही है, श्यामदेव राव चौधरी के समय भी हम लोग जो है पूर्ण रूप से, हम ये पूरा मोहल्ला जो है भाजपा के लोगों से पटा हुआ है। इसके उपरांत जो है स्थिति ये हो गई है कि अब जो है स्थिति ये हो गई है कि मुकुट तो पहना दिया गया, मुकुट पहन लिए हम लोग उसका, और इस मुकुट के उपरांत जो है हम लोगों का जो है अब बलि चढ़ने जा रहा है। तो उस बलि का हम लोग भी एक हिस्सा है, और उसके लिए हम लोग स्वीकार करते हैं ये सब, क्योंकि हम लोग भी मोक्ष दायिनी काशी का जो है एक अंग रहे हैं, और हम लोगों का ये आशा है कि हम लोग यहीं पे मोक्ष प्राप्त करें। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को, वैसे एक गंगा पुत्र की ज़रूरत है, एक ऐसे गंगा पुत्र की ज़रूरत है जो सरसैया पे लेट के अपने हित कुटुंब को जो है बचा सके, अपने परिवार को बचा सके, अपने समाज को बचा सके, अपने देश को बचा सके। हम लोग आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों का ये निवेदन सुनेंगे और एक सक्षम गंगा पुत्र की तरह जो है हम लोगों का जो है निवेदन आगे सुनेंगे, और हम लोग का अभी भी उनसे जो है ये आशा है कि वो हम लोगों का जो है भविष्य में हम लोगों की चीज़ों को जो है वो सुनेंगे। जब आप लोगों को पता चला होगा कि ऐसी खबरें चल रही हैं, ये फ्लोट हो रहा है, तो क्या नॉर्मल सो पाते थे आप लोग रात में? क्या नॉर्मल रह पाते थे? यहाँ पे 2 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। नॉर्मल सोना, आप सोने की बात मत कहिए, असामयिक मृत्यु हुई है यहाँ पे, और लोग भी मरने के कगार पर है। किसी का बीपी लो हो गया है, किसी का बढ़ गया है। अब ये हमारे बुजुर्ग भाई साहब हैं, ये आए दिन ये परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे राजनीति नहीं, राजनीति अलग चीज़ है, हम लोग आम जनता है। कभी आज तक कोई एक समस्या लेकर किसी विधायक या प्रतिनिधि के पास हम लोग नहीं गए आज तक। रोड खराब होता है, लाइट नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है, इसके उपरांत भी हम लोग कभी किसी को शिकायत या कोई पत्रावली नहीं दिए। हम लोग जो था जैसे था उसी तरह हम लोग जो है स्वीकार किए यहाँ को। आप सभी लोगों का यहीं का वोटर आईडी कार्ड है, यहीं का सारा कुछ, सब कुछ यहाँ का है। हम लोग वोटर हैं आज, सब कुछ यहाँ का है। 3 पीढ़ी से है। बीएचयू में पैदा हुए, बीएचयू से पढ़े लिखे, अब क्या क्या दे दिया जाए। ये व्यास है भाई, बीएचयू से पैदा हुए, बीएचयू में रहे, बीएचयू से ही पढ़ाई लिखाई किया, काशी में रह रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। अब क्या चाहिए, किसका प्रमाण पत्र चाहिए? कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए इन लोगों को। ये केवल और केवल एक कुत्सित मानसिकता को त्याग कर दें,
अभी भी जैसे हमारे बड़े भाई साहब नीरज पांडे जी ने कहा कि जैसे कि मैंने स्पष्ट कह दिया आपसे, आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे, हमारा मन टूट गया है इस राजनीतिक कुचक्र से। कभी मैं बीजेपी का झंडा लेके आगे जाता था, बीजेपी जिंदाबाद, आज नहीं। हम लोग किसी पार्टी लाइन को देखे ही नहीं हैं, लेकिन उस पार्टी लाइन ने इतना बड़ा धोखा, उससे तो बढ़िया शत्रु होते हैं, उससे बढ़िया दाना होते हैं। रावण की नीति, रावण की भी नीति इतनी बुरी थी, जेहि जस योग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर की ने। सारे के सारे अपने जातियों को, अपने लोगों को उसने सुखी कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। केवल केवल सारे के सारे दानों को उसने, असुरों को समृद्ध कर दिया। इसका मतलब कि आप प्रधानमंत्री जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप केवल गुजरात के ही लोगों को समझते हैं, भारत काशी वालों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। काशी वासियों को के इमोशन के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है। इसलिए पूरा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इगोइस्टिक पर्सन भी हैं, मुझे जानते हैं लोग, वो आप तुरंत ईगो पे लेते हैं, हम आपका कहीं नहीं। आपसे आंखों से आंख डालकर बात करने वाली हम लोग काशी की जनता हैं। काशी की ही जनता थी जो 2014 में, 2019 में और 2024 में, 24 में तो अभी मुकाबला चल रहा है। 1 तारीख को आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग वोट करने जाएंगे ना? वोट देंगे, बहुत ताव से वोट देंगे। वोट हमारा देना संवैधानिक अधिकार है, हम क्यों नहीं देंगे। लेकिन साहब, अब कमल के फूल को ही नहीं कहेंगे, कमल का फूल लगता है सबसे बड़ी भूल हो गई है। हम किसी को, किसी निर्दलीय को भले दे दें, लेकिन कमल के फूल को इस शर्त पे नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतने उन्मत्त होकर, इतने मदोन्मत्त होकर, इतने अहंकारी होकर बोल दिया कि आपके 10,000 वोट से हमारा बिगड़ना निकलने वाला क्या है। देख लेते हैं, खेल खेल में कड़ुआ तेल। कमल की फूल सबसे बड़ी भूल ये कह रहे हैं। और 2014 ये वही बनारस है जहाँ से प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री की दावेदारी थी और बनारस के लोगों ने जितवाया था। और इन 10 सालों में बनारस के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, ये दिखाई दे रहा है। वो काशी कॉरिडोर से अगर पता चले, वहाँ पे अगर आप लोगों से बात कीजिए तो वो भी दिखाई देता है। या आप ये जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर जो लोगों के आशियानों को तोड़ने की बातें चली हैं, ये सारे कुछ लेकर के ये दिखाई दे रहा है कि 10 सालों में विकास के नाम पे जिस तरीके से अंधी तूफान चलाई जा रही है, अंधी गाड़ियाँ चलाई जा रही है ना, उससे विकास तो नहीं दिख रहा है, आम लोगों की क्षति हो रही है, आम लोगों को क्षति। गंगा जी साफ हो गई क्या? रोज़ गंगा स्नान करता हूँ तो आस्था न रहे तो पता नहीं कितनी बीमारी आ जाए। गंगा जी का अगर आपको वैज्ञानिक परीक्षण करवा दिया जाए, कोई जल मिला के, और कुछ मत करिए, केवल संकट भोजन फाउंडेशन के प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ मिश्रा जी के पास एक प्रयोगशाला है, गंगा लेबोरेटरी है, उस जल का परीक्षण करवा के देख लीजिए। गंगा जी आचमन योग्य नहीं है। 22,000 करोड़ साहब दिए थे, वो तो हमारी आस्था है। 50,000 जनता, काशी की जनता की आस्था है कि रोज़ गंगा में डुबकी लगाते हैं। नहीं तो गंगा जी का आचमन योग्य पानी नहीं है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड जाना चाहिए। नहीं, हाँ, मेरे पिताजी भी पहले जब नहाते थे गंगा जी में तो आचमनी करते थे, और जो गंगा जी नहाते हैं वो आचमनी करके पूजा करके ही निकलते हैं ये। हाँ, मगर अब काफ़ी लोगों में ये रुकावट है, ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गंगा का जल साफ़ नहीं है। गंगा के मुद्दे को भी खूब भुनाया गया है चुनावी में। कहा जा रहा है कि 10 सालों में गंगा साफ़ हुई हैं, एकदम निर्मल हुई हैं। हालांकि हकीकत तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया कि किस तरीके से नगवा से नाले बह करके पानी, नाले का जो पानी है वो गंगा में जा रहा है। इधर इसके जो मुद्दा है, ये जगन्नाथ कॉरिडोर का जो मुद्दा है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मतलब आप विकास के नाम पे किसी के बने हुए आशियाने को नहीं गिरा सकते, मुझे जो लगता है। आप अगर वो अगर सामने से अगर सहमत हैं सामने वाला, तो भी आप ये कर सकते हैं। लोग यहाँ पे बेरोज़गारी मुद्दा दिखा रहे हैं और महंगाई दिखा रहे हैं, मगर काशी के जो लोग हैं वो मरने और जीने के मुद्दे हैं। मतलब जीने दीजिए चैन से, या तो मरने दीजिए। फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको इस वीडियो से क्या समझ में आता है, क्या आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, क्या कॉरिडोर लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बनारस क्या कॉरिडोर से बदलेगा, या फिर बनारस का विकास कैसे होगा, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? शुक्रिया।